रिडॉक्स रिएक्शन की अब तक की डिस्कशन में हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं। इसके बाद हमने ये भी समझा कि ऑक्सीडेशन नंबर का रूट कॉज क्या है। हमने उसमें देखा था कि एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, इसीलिए एक एटम जब दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है तो किसी को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है और कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है और ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट रह जाता है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग के जैसा ही है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमको रिडॉक्स रिएक्शन को भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है। बट रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादातर रिडॉक्स रिएक्शंस एक्वस मीडियम में होते हैं, और अगर एक्वस मीडियम में कोई रिएक्शन है तो वहाँ 3 कंडीशंस हो सकती हैं। वो एक्वस मीडियम एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग को करने के लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम बैलेंस कर रहे हैं जिस रिएक्शन को, वो एसिडिक है, मीडियम में है, बेसिक मीडियम में है, या न्यूट्रल मीडियम में है। अब हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंस करने के कई तरीके हो सकते हैं। 2 सबसे कॉमन तरीके जो हैं वो हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ रिएक्शन मेथड। इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो कुछ स्टेप वाइज डिस्कशन करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को कैसे समझा जा सकता है, कैसे उससे रिएक्शन बैलेंस की जा सकती है। सबसे पहला स्टेप है राइट द स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब सिंपली एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन हमें लिखना है जिस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। फिर स्टेप टू से हमारा काम शुरू होता है। इसमें कहा गया है डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। हमें जितनी भी रिएक्शन दी हुई है उसमें जितने भी एटम हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है, जो कि हम पहले की वीडियोज़ में देख चुके हैं कैसे करते हैं। तो उसी तरीके से हमको ऑक्सीडेशन नंबर का पता करना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात याद रखनी है जो कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को आसान बना देगा हमारे लिए, वो है कि ऑल्सो बैलेंस एटम्स अदर देन O एंड H, और बैलेंस द एटम्स होज ऑक्सीडेशन नंबर हैज़ चेंज्ड। इसका मतलब ये है कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हमको उस स्केलेटल इक्वेशन में सभी एटम्स को बैलेंस करना है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम दिखें, अगर वो अनबैलेंस्ड हैं तो जिनको जैसे बैलेंस किया जा सकता है वैसे बैलेंस कर लेना चाहिए। या फिर कई केमिकल रिएक्शंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को नहीं छोड़ा जा सकता। तब तो बैलेंस द एटम्स होज ऑक्सीडेशन नंबर हैज़ चेंज्ड, तब तो हमको उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जिसका चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करना चाहिए। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस हमारी होती हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसीलिए हमको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि स्केलेटल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स हैं उनको बैलेंस कर लिया जाए। अब जो हमने स्टेप 2 में किया है, इससे स्टेप 3 हमारा बहुत आसान हो जाएगा। स्टेप 3 क्या है? कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, लेकिन टोटल इंक्रीज यानी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज कितना हुआ पूरी रिएक्शन की वजह से, और डिक्रीज कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, टोटल। इसलिए मैंने टोटल इंक्रीज को अंडरलाइन किया है क्योंकि टोटल इंक्रीज पे हमें विशेष ध्यान रखना है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद एक पॉइंट इसी स्टेप में कहा गया है कि मेक बोथ द इंक्रीज एंड डिक्रीज इक्वल। टोटल इंक्रीज हमने कैलकुलेट किया, टोटल डिक्रीज हमने कैलकुलेट किया, अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो उनको इक्वल बनाना पड़ेगा। ये स्टेप 3 का काम है। और स्टेप 3 में उसको कैसे बना सकते हैं इक्वल? बाय मल्टीप्लाइंग विथ सूटेबल नंबर या मल्टीप्लाइंग विथ सूटेबल नंबर्स, हम ये भी कह सकते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पर एक स्केलेटल इक्वेशन लिख लिया है। यहाँ पर ये स्केलेटल इक्वेशन में हमको रिएक्शन अनबैलेंस्ड मिली हुई है। अब इसको अभी तक जितने 3 स्टेप्स हमने पढ़े हैं उस स्टेप से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं बैलेंस करके, वो ज़रा देखते हैं। स्टेप 1 तो पहले ही कर चुके, रिएक्शन लिखी हुई है। अब स्टेप 2 अप्लाई करते हैं। तो मैंने सभी इस पूरी इक्वेशन में जितने भी एटम्स हैं उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर सर्कल में लिख दिया है। कैसे डिटरमाइन किया है, अगर इसको देखना है तो पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। यहाँ हमने टाइम बचाने के लिए पहले कैलकुलेट कर लिया है, आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ऐसे ही हमने एक एक इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन किया। अब इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व किया जा सकता है कि किस एटम का रिडक्शन हुआ है और किस एटम का ऑक्सीडेशन।
पूरी रिएक्शन में हम देखते हैं कि रिएक्शन से पहले हमारे पास क्रोमियम एटम इस साइड है और क्रोमियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। याद रहे कि यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम है और दोनों का +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। जबकि यही क्रोमियम एटम जब रिएक्शन के बाद हमें मिलता है तो रिएक्शन के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो क्रोमियम का रिडक्शन हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, जबकि रिएक्शन के बाद उसी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। इट इज ऑल्सो क्लियर। और अगर एक चीज़ और ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ऑक्सीजन इसमें चाहे रिएक्टेंट साइड में हो चाहे प्रोडक्ट साइड में हो, हमें हर जगह उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही मिल रहा है। इसलिए ऑक्सीडेशन ना तो हुआ है, ऑक्सीजन का ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना ही रिडक्शन हुआ है। ये भी बात समझ में आ जानी चाहिए। अब इसी स्टेप में कहा गया है कि बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहीं इसमें है नहीं, ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो भी एटम इसमें अनबैलेंस्ड है उसको बैलेंस कर लेना चाहिए। तो हमें सिर्फ एक ही एटम अनबैलेंस दिखता है। सल्फर का एक एटम रिएक्टेंट साइड में भी है, प्रोडक्ट साइड में भी है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्रोमियम के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में, जबकि प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक एटम है। तो हमको इसको बैलेंस करने के लिए इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लिख देना चाहिए, यानी कि अब ये क्रोमियम भी बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं वो बैलेंस्ड हैं। या इसी बात को अगर दूसरी तरीके से कहा जाए तो उसमें कहते हैं कि बैलेंस द एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैज चेंज्ड। तो ऑक्सीजन को छोड़ के यहाँ पे जितने भी एटम्स लिखे हुए हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इसीलिए उनको बैलेंस करना जरूरी था। तो हमने देखा सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है ही, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज तो हो रहा है लेकिन वो बैलेंस्ड नहीं था, तो उसको बैलेंस कर दिया गया है। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। अब करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में कहा गया है कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। पहले ये करते हैं, उसके बाद इसकी अगली बात करेंगे। कैलकुलेट टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज, इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं क्योंकि यहाँ पर कई बार गलती होती है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है इसमें यही वाला स्टेप है। अगर ये स्टेप सही है तो आगे चांस आसान हो जाते हैं सही होने के। तो देखते हैं किस तरह से इसमें टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज निकालेंगे। सबसे पहले हमें एक बात समझ जाना चाहिए कि इंक्रीज किसका ऑक्सीडेशन नंबर में हुआ है, सल्फर केल में। सल्फर +4 से +6 में कन्वर्ट हुआ है, तो इंक्रीज तो सल्फर में हुआ है। अब ये टोटल इंक्रीज का मतलब हुआ है कि टोटल कितना इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे सल्फर एटम है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर सल्फर एटम है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इंक्रीज हुआ है 2, इंक्रीज बाई 2 का। अब 2 का अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो हम कहेंगे टोटल इंक्रीज बाय 2। तो हम यहां देखते हैं कि इट इज टोटल इंक्रीज बाय 2। ये तो आसान था पता करना। अब डिक्रीज देखते हैं। डिक्रीज किसके ऑक्सीडेशन नंबर में हुआ है? डेफिनेटली क्रोमियम के। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां है +6 और यहां हो गया +3, तो हमें साफ दिखता है कि डिक्रीज बाय 3। तो क्या टोटल डिक्रीज भी 3 का ही हुआ? नहीं, यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहां उस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हुआ, यानी डिक्रीज बाय 3 तो हुआ, लेकिन वो तो एक क्रोमियम के लिए 3 का डिक्रीज हुआ। इस पूरी रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें, इसमें कितने क्रोमियम के एटम इन्वॉल्व हैं? 2 क्रोमियम के एटम इन्वॉल्व हैं। यहां पे भी Cr2 है, यहां पे भी 2 क्रोमियम है, यानी दोनों +6 से दोनों +3 में कन्वर्ट हुए, तो दोनों के लिए 3-3 का डिक्रीज हुआ है। तो टोटल डिक्रीज कितने का हुआ? 6। ठीक है, तो टोटल डिक्रीज बाय 6 कहेंगे। जबकि सल्फर के केस में हम देखते हैं कि इधर भी एक ही सल्फर एटम है, इधर भी एक ही सल्फर एटम है। एक सल्फर एटम के लिए +4 से +6 में कन्वर्ट हुआ है, तो इंक्रीज बाय 2, टोटल इंक्रीज भी 2 का ही होगा। अगर 2 सल्फर एटम होते तब टोटल इंक्रीज 4 हो जाता, लेकिन यहां तो एक एक सल्फर एटम ही बैलेंस तो है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे टोटल इंक्रीज बाय 2, जबकि इधर टोटल डिक्रीज बाय 6। अब इसमें जो अगली बात कही गई है उस पर ध्यान देते हैं। मेक बोथ द इंक्रीज एंड डिक्रीज इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग विथ ए सूटेबल नंबर और मल्टीप्लाइंग विथ सूटेबल नंबर्स। हम देखते हैं कि टोटल इंक्रीज 2 से हुआ है, टोटल डिक्रीज 6 का हुआ है। क्या दोनों बराबर हैं, इंक्रीज और डिक्रीज? नहीं, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए तरीका है कि मल्टीप्लाइंग विथ अ सूटेबल नंबर। तो हम अगर देखें कि इस टोटल डिक्रीज को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और टोटल इंक्रीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इट इज 6 एंड इट इज ऑल्सो 6। लेकिन अब एक बात ध्यान रखनी है, सिर्फ मल्टीप्लाई करने का मतलब यहां मल्टीप्लाई करने से नहीं है। अगर हमने टोटल डिक्रीज को 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो जिनमें डिक्रीज हुआ है उन सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्रोमियम को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर दोनों को, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
ठीक इसी तरीके से टोटल इंक्रीज को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो सिर्फ यहां मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ देंगे, ये तो जस्ट बताने के लिए है कि इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका एक्चुअल मीनिंग ये हुआ कि जिसमें टोटल इंक्रीज हुआ है उन सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस पूरे इंक्रीज में टोटल 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो अब ये 3SO3 2 माइनस हो गया और इस साइड 3SO4 2 माइनस हो गया। मुझे लगता है कि इसको अगर दोबारा एक बार रिवाइंड करके सुने तो शायद ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज हमने कैलकुलेट किया और दोनों को बराबर करने के लिए जो सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना था वो भी हम कर चुके हैं। अब हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे है। एक काम करते हैं, इक्वेशन को एक बार फिर से दोबारा यहाँ पे फ्रेश करके लिख लेते हैं ताकि आगे के स्टेप्स फिर इसमें अप्लाई कर सकें। स्टेप 3 के बाद स्टेप 4। स्टेप 4 में कहा गया है नाउ बैलेंस द चार्ज ऑन LHS एंड RHS। एरो के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे हमें चार्जेस देखना पड़ेगा कि क्या चार्ज बराबर है दोनों तरफ। अगर चार्ज बराबर नहीं है तो उनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। उनको बैलेंस करने के तरीके क्या हैं कि अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो यूजिंग H+ आयंस, और अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो OH- आयंस। ये सिंपल सा एक स्टेप है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्टेप को अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम दोनों तरफ चार्जेस कैलकुलेट करें LHS में और RHS में तो वो कैसे करेंगे पहले वो समझ लें। हमें दिखता है कि यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस, ये पूरा एक आयन है और इस आयन पे 2 नेगेटिव का चार्ज है, तो -2 चार्ज ये होगा। और फिर देखते हैं कि इसी साइड में SO3 2 माइनस भी है, SO3 2 माइनस, इसके ऊपर भी 2 नेगेटिव का चार्ज है। लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे 3 आयन्स हैं, 3 SO3 2 माइनस हैं, क्योंकि 3 लिखा हुआ है तो टोटल चार्ज इनकी वजह से कितना हो जाएगा 3 × -2 दैट इज -6। तो नेट चार्ज LHS में कितना आ गया, इस आयन का 2 माइनस और इस आयन का -6, तो टोटल चार्ज हो जाता है -8। इस तरफ -8 चार्ज है। जबकि अगर हम RHS में देखें तो कितना चार्ज है, एक क्रोमियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर ऐसे ऐसे 2 क्रोमियम आयन्स हैं तो इनकी वजह से +6 चार्ज है। और इसी साइड में सल्फेट आयन है SO4 2 माइनस, और SO4 2 माइनस में 2 नेगेटिव चार्ज है ऑब्वियसली, और 3 सल्फेट आयन्स हैं तो तीनों का चार्ज मिला देंगे तो -6, तो +6 एंड -6 इज इक्वल टू 0। यानी कि RHS में नेट चार्ज इज 0 और LHS में नेट चार्ज इज -8। डेफिनेटली दोनों तरफ चार्ज एक जैसे नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो अब कैसे बैलेंस करेंगे, इसके लिए पता होना चाहिए कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में। तो सपोज करते हैं कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। अगर एसिडिक मीडियम में है तो हम जानते हैं कि चार्ज बैलेंस करने का तरीका है यूजिंग H+ आयंस। तो अब H+ आयंस का यूज़ करना है और चार्ज बैलेंस करना है। कैसे यूज़ करना है, हमें LHS या RHS में से जिधर अप्रोप्रिएट हो, जिधर ज़रूरी हो, उधर उतने H+ आयन ऐड करने चाहिए ताकि दोनों तरफ का चार्ज एक जैसा हो जाए। हमें पता है H+ आयन में एक H+ आयन में एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इस हिसाब से हम देख लें कि इधर -8 चार्ज है, इधर 0 है। अगर मैं LHS में ही 8 H+ आयन्स ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर कितना चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा, +8, और -8 पहले से है, +8 और -8 नेट हो जाएगा 0। अब देखेंगे ऐसा करने से LHS और RHS दोनों में 0 चार्ज हो गया, यानी कि बराबर हो गया। हमें बस बराबर करना हमारा मकसद था, वो हमने पूरा कर दिया 8 H+ आयन ऐड करके। अगर यही रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही होती तो फिर H+ आयन का यूज़ नहीं कर सकते थे, तब OH- आयन का यूज़ करना होता है। और हम जानते हैं कि एक OH- पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो किस साइड OH- को ऐड करते ताकि चार्ज बराबर होता। अब अगर हम LHS में ऐड करते तो पहले से -8 है, इसमें कुछ और माइनस ऐड होता तो चार्ज बढ़ता ही नेगेटिव का, जबकि इधर तो 0 ही रह जाता। इसका मतलब उस केस में सही ये होता, अप्रोप्रिएट ये होता कि RHS में हम 8 H+ आयन 8 OH- आयन्स ऐड करते। 8 OH- ऐड करने से RHS में भी -8 चार्ज आ जाता, दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाता, यानी कि चार्ज बैलेंस्ड। तो फिलहाल तो हमने एसिडिक मीडियम कंसिडर किया है, अज्यूम किया है, इसीलिए हमने 8 H+ आयन ऐड किया। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में चार्ज को बैलेंस किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और अब हम इसके फाइनल स्टेप पे आ गए हैं, एक लास्ट स्टेप है। अभी तक हमने देखा कि इसमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस नहीं किया गया है और अब तो हाइड्रोजन भी ऐड हो गया कहीं पे, तो हाइड्रोजन एटम भी अनबैलेंस्ड हो चुके हैं। तो अब इन दोनों को कैसे बैलेंस किया जाएगा, उसके लिए हमें लास्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। तो स्टेप 5 देखते हैं। स्टेप 5 है नाउ बैलेंस H एटम्स यूजिंग H2O मॉलिक्यूल्स ऑन द एप्रोप्रिएट साइड।
हमको हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड करके। किस तरफ? एक एप्रोप्रिएट साइड, जैसे अभी हम लोग देखेंगे। तो हमको हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करके हाइड्रोजन बैलेंस करना है। उसके बाद कहा गया कि O एटम्स वुड ऑटोमेटिकली बी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन एटम अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक वेरिफिकेशन का भी तरीका होगा कि अगर अपने आप ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं हुए, इसका मतलब हमारे कुछ करने में ही गलती हुई है, हमको एक बार दोबारा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इस मेथड को अगर हमने सही से पहले के सारे मेथड्स किए हैं, तो इस मेथड को करते ही, हाइड्रोजन को बैलेंस करते ही ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ करके देखते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पहले देखना पड़ेगा LHS और RHS में कितने कितने हाइड्रोजन है। LHS में हमको 8 हाइड्रोजन के एटम्स दिख रहे हैं, जबकि RHS में एक भी हाइड्रोजन का एटम नहीं है। अब हम वाटर मॉलिक्यूल किस साइड ऐड करें? डेफिनेटली RHS में ऐड करेंगे, इधर ही ऐड करेंगे ना, क्योंकि इधर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन कितने हाइड्रोजन ऐड करने चाहिए? इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। हम जानते हैं एक H2O मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो डेफिनेटली हमें इधर 4 H2O मॉलिक्यूल ऐड करने चाहिए। 4 H2O ऐड करते ही यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन होंगे और इधर भी 8 हाइड्रोजन होंगे, तो हाइड्रोजन एटम्स वुड बी बैलेंस्ड। अब बस चेक ये करना है कि क्या इतना करने से ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस्ड हैं दोनों साइड में, तो उसको देखते हैं। हमको LHS में अगर ऑक्सीजन काउंट करना हो तो 7 ऑक्सीजन इधर हैं और 9 ऑक्सीजन इधर हैं। एक SO3 में 3 ऑक्सीजन, 3 SO3 हैं, तो 3 × 3 9, तो 7 + 9 = 16 ऑक्सीजन। LHS में टोटल 16 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। अगर हम RHS में देखें तो RHS में 3 × 4 ये हो जाएगा 12, क्योंकि एक SO4 में 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 3 SO4 हैं, तो 4 × 3 दैट इज 12, और 4 H2O मॉलिक्यूल हैं, तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो 4 + 12 = 16। तो LHS और RHS दोनों साइड 16 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यानी बैलेंस्ड हैं। इसका मतलब हमारी पूरी बैलेंसिंग सही है। तो इस तरह से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन का यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आई होप ये पूरा मेथड समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और कर लेंगे ताकि दोबारा दूसरे एग्जाम्पल में भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अप्लाई करें तो वो भी बैलेंस करके देखते हैं। दोनों से हमें समझ में आ जाएगा कि मेथड एक्चुअल में कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, इसको बैलेंस करना है। फिर से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के हिसाब से पहला स्टेप कहता है स्केलेटल इक्वेशन, वो हमने लिख लिया। सेकंड स्टेप में हमें सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना चाहिए। तो अगर MnO4- में ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन किया जाए तो उसको मैं यहीं पर एक बार देखता हूँ। मैंगनीज के लिए 7, और क्योंकि एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग -2 लेते हैं, 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2, इसको इक्वेट कर देंगे ओवरऑल चार्ज से। इसके ऊपर ओवरऑल एक नेगेटिव का चार्ज है, MnO4- है इसलिए, तो -1 से इक्वेट करेंगे तो x - 8 = -1, देयरफॉर x = +7। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +7 हो गया। अब ऑक्सीजन का तो -2 है ही, I-, इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो वंस अगेन आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग x मान लेते हैं। आयोडीन के अलावा इधर कुछ और है नहीं, तो सीधा इसको इक्वेट कर देते हैं ओवरऑल चार्ज से -1, यानी कि x = -1। आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट या आयोडाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर आयोडाइड के केस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो ये तो आसान ही है, मतलब जो एटम के ऊपर चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा। कितना आसान है ये हमने देख ही लिया। MnO2 में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना हो मैंगनीज का, वंस अगेन x, एक ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 × -2, ओवरऑल चार्ज इस पर कोई नहीं है इस बार, तो 0, और x - 4 = 0, यानी x = 4। तो यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, पहले +7 था, अभी +4 हो गया है। अभी देखते हैं आगे। I2 में दोनों आयोडीन एटम्स ही हैं, आपस में बॉन्डेड हैं, एलिमेंटल स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी 0। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब अगला काम होता है, स्टेप 2 में ही लिखा गया था, बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के इसमें बाकी जितने भी एटम है एक बार देखते हैं कि कौन बैलेंस्ड नहीं है, उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इधर एक मैंगनीज है, इधर भी एक मैंगनीज है, यानी Mn तो बैलेंस्ड है, लेकिन इधर एक आयोडीन है, इधर 2 आयोडीन्स हैं, तो आयोडीन एटम्स बैलेंस नहीं है। इसके लिए हमें यहाँ 2 कर देना चाहिए ताकि अब आयोडीन एटम्स भी बैलेंस्ड हो जाएं। अब थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या कहा गया था? कैलकुलेट टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमको टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज देखना है। सबसे पहले इंक्रीज किसके लिए हुआ है? अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का पहले -1 है, बाद में 0 है। हमें पता है अगर कोई ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 में चेंज होता है तो ये इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन -1।
ऑब्वियसली। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ एक आयोडीन के लिए, -1 था, अब वो क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन याद रहे कि इस पूरी रिएक्शन में ओवरऑल 2 आयोडीन एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 आयोडीन, यहाँ पर भी 2 आयोडीन। इसका मतलब इधर भी दोनों आयोडीन का -1 है, उधर भी दोनों आयोडीन का 0 है। तो दोनों के लिए एक एक का इंक्रीज हुआ है। तो टोटल इंक्रीज कितने का हो गया, टोटल इंक्रीज हो गया 2। तो हम लिखेंगे टोटल इंक्रीज बाय 2। तो ये टोटल इंक्रीज हो गया 2 से, टोटल इंक्रीज बाय 2। अब टोटल डिक्रीज, टोटल डिक्रीज के लिए मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, ये साफ दिख रहा है, +7 से +4। अब क्योंकि इधर भी एक मैंगनीज है, एक ही मैंगनीज है, तो डिक्रीज 3 का ही हुआ, क्योंकि एक ही मैंगनीज है और उसका +7 से +4 में कन्वर्ट हुआ है। तो टोटल डिक्रीज हो जाएगा, टोटल डिक्रीज बाय 3। इस तरह से टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद इसी स्टेप में काम होता है कि दोनों को बराबर करना है। दिख रहा है कि टोटल इंक्रीज 2 का हुआ है, टोटल डिक्रीज 3 का हुआ है, यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज आर नॉट इक्वल, सो वी विल मेक देम इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग विथ सूटेबल नंबर। अब यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, अगर हम डिक्रीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इंक्रीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बोथ बिकम 6। तो टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज 6 के बराबर हो जाएगा, दोनों 6 हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने टोटल डिक्रीज को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब जहाँ जहाँ डिक्रीज हुआ है उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। सिमिलरली टोटल इंक्रीज को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 6 में, क्योंकि पहले से 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6। तो इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, मतलब एक बार फ्रेश करके दोबारा लिख लेना चाहिए, वहाँ पे काफ़ी कुछ मैसअप हो गया था, तो अब यहाँ पे फिर दोबारा 4th स्टेप आगे अप्लाई कर सकें हम क्लियरली। 4th स्टेप में अब देखना होता है हमको चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो चार्ज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों साइड, LHS एंड RHS में, और फिर क्योंकि बेसिक मीडियम में है तो OH- आयंस का यूज़ करके चार्ज बैलेंस करेंगे। एसिडिक होता तब H+ यूज़ करते। तो चार्ज कितना है यहाँ पर, इस तरफ देखते हैं कि MnO4 के ऊपर तो एक नेगेटिव का चार्ज होता है, लेकिन टोटल 2 MnO4 हैं, तो यहाँ पे -2 चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली एक आयोडीन पे -1 का चार्ज है, यहाँ 6 आयोडीन्स हो गए, तो टोटल -6 चार्ज हो गया। तो नेट चार्ज -8, -2 + -6 इज -8। RHS में हम देखते हैं ना, इसके ऊपर कोई चार्ज है तो इसके ऊपर का चार्ज 0, चाहे 2 ही हो तो क्या, एक पे भी 0 चार्ज है तो दोनों पे 0 ही होगा, और इधर भी 0 चार्ज है तो 0 + 0 दैट इज 0। तो इधर नेट चार्ज 0, वंस अगेन इधर -8 चार्ज और उधर 0 चार्ज। लेकिन इस बार चार्ज बैलेंस करना है हमको बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम के लिए कहा गया है रूल 4th में ही कि OH- आयंस का यूज़ करेंगे। अगर मैं OH लेफ्ट साइड ऐड करूं तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा ही, क्योंकि OH- पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उधर कोई फायदा नहीं है। हमको चार्ज बैलेंस करने के लिए RHS में 8 OH- आयंस ऐड करने चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, -8 चार्ज बढ़ जाएगा इधर, तो टोटल चार्ज इधर भी -8 हो जाएगा। 0 एंड -8 दैट इज -8। तो -8 दोनों साइड हो गया, यानी चार्जेस आर बैलेंस्ड नाउ। अब इसमें फाइनल स्टेप करना है, चार्जेस बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस करने का तरीका चाहे एसिडिक मीडियम में हो चाहे बेसिक मीडियम में हो, यहाँ पे सेम रहता है इस मेथड में, और वो है H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड करके। हमें दिखता है कि LHS में एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, जबकि RHS में 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। 8 OH मतलब 8 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, तो 8 हैं तो 8 हो जाएंगे। तो हमें इस साइड 4 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करना चाहिए, क्योंकि 4 H2 ऐड करते ही इस साइड भी 8 हाइड्रोजन आ जाएंगे। हाइड्रोजन्स आर बैलेंस्ड नाउ। अब चेक करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि क्या ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हुए या नहीं। अगर हो गए तो हमारा बैलेंसिंग सही है, नहीं तो कुछ गलत है। तो ऑक्सीजन काउंट करें कितने हैं, इधर 4 ऑक्सीजन और इधर एक MnO4 में 4 ऑक्सीजन है, लेकिन 2 MnO4 है, तो 4 × 2 दैट इज 8। तो 4 + 8 दैट इज 12 ऑक्सीजन। LHS में टोटल 12 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। RHS में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, MnO2 में 2 ऑक्सीजन है, लेकिन 2 MnO2 हैं तो 4 हो गए, प्लस 8 OH में 8 ऑक्सीजन है तो 8, ये भी 12। तो दोनों तरफ देखते हैं कि 12 ऑक्सीजन के एटम है, यानी ऑक्सीजन हैव बीन बैलेंस्ड ऑलरेडी। इसका मतलब हमारी बैलेंसिंग पूरी तरह से सही है। तो बस ये सिंपल सा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। आई होप इन 2 एग्जाम्पल से हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स क्लियर हो गया होगा, और अब हमारे टेक्स्ट बुक में जितनी भी केमिकल रिएक्शन है हम उसको इस मेथड से बड़ी आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड को सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।